हाइंड ब्रेन हमारा कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पे। एक पोन्स, दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा और तीसरा है सेरिबेलम। नंबर 1 मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये नीचे वाला पार्ट है जो कि थोड़ा सा नेरो है। दूसरे नंबर पर है क्या? पोन्स, ठीक है। पोन्स ये ऊपर थोड़ा सा ये डायलेटेड पार्ट जो है ये वाला, ये पोन है ये वाला, ठीक है। और तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है, वो सेरिब्रम पढ़कर आए हैं हम लोग जो फोर ब्रेन में था, ठीक है। अच्छा, अभी जो 3 पार्ट्स हैं, इवन के इनको हम इंडिविजुअली सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि ये ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये याद रखें, ये कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक फंक्शंस को। ऑटोनोमिक फंक्शन मतलब जो ऑटोमेटिकली खुद ही आपकी बॉडी में चल रहे हैं, आपको खुद वो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि ब्रीदिंग रेट, ठीक है। ब्रीदिंग जो है ना आपकी, वो ये कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग का प्रोसेस ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका हार्ट रेट जो होता है ना, ब्रीदिंग रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका हार्ट रेट भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके अलावा और कौन सा फंक्शन? ब्लड प्रेशर आप खुद देखते हैं कि खुद ब खुद ही आपका कंट्रोल हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज हो जाए तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। स्वॉलोइंग, इनिशियली स्वॉलोइंग तो एक वॉलंटरी प्रोसेस है, लेकिन एक बार तो आप स्वॉलोइंग कर लें किसी चीज को भी, उसके बाद ये ऑटोनोमिक हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें यही कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, वो पार्ट कहलाता है आपका पोन्स। अच्छा, पोन्स जो होता है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसकी लोकेशन जस्ट अबोव द मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रीजन है, और इसके ऊपर ये पोन्स है। अब पोन्स जो है ना, ये एक आपकी बॉडी की ट्रांजिशन स्टेट को कंट्रोल करता है। ट्रांजिशन कैसी? मिसाल के तौर पे आप लोग किस स्टेट में हैं? वेकफुलनेस में, ठीक है। वेकफुलनेस का मतलब क्या होता है कि आप लोग जागे हुए हैं, वेकफुलनेस। अब वेकफुलनेस के बाद जब आप सोते हैं तो वो कंडीशन स्लीपिंग की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और स्लीप से आप जागते भी हैं, दोबारा से वेकफुलनेस हो जाता है। तो वेकफुलनेस से स्लीप, स्लीप से वेकफुलनेस, ये जो ट्रांजिशन हो रही है ना स्टेजेस, दो स्टेट्स की एक दूसरे में, इसमें पॉन्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा पॉन्स जो है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो हैं आपके स्लीप स्टेजेस। आपकी जो स्लीप स्टेजेस हैं उसके अंदर भी ये पॉन्स इन्वॉल्व है। स्लीप स्टेजेस, स्लीप स्टेजेस में पॉन्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कि हमारे जो हम सोते हैं ना, देयर आर 5 स्लीप स्टेजेस, और ईच स्लीप स्टेज लास्ट फॉर 90 मिनट्स, यानी हर 90 मिनट के बाद हमारी स्लीप की स्टेज चेंज हो जाती है। तो ये तकरीबन जो है ना 45 मिनट्स लग जाते हैं पूरी स्टेजेस को कंप्लीट होने में, यानी तकरीबन 7.5 से 8 घंटे लग जाते हैं सारी स्टेजेस को मुकम्मल होने में। इसलिए हम कहते हैं ना कि 7 से 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए। अब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं तो हमारे सेंसेस आहिस्ता 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 काम करना छोड़ देते हैं, साउंड वेव्स को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, ठीक है। छोटे मोटे टच को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, पांचवी, इस तरह। और फिर तीसरी स्टेज के बाद आपको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस में हम लोग दाखिल हो रहे होते हैं, ये पॉन्स ही होता है जो हमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ले जाता है, ठीक है। तो ये पॉन्स का काम स्लीप और वेकनिंग भी है, और जब हम सो रहे होते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस में हमें लेकर जाना भी पॉन्स का ही काम होता है। इसके अलावा पॉन्स जो है वो किसी हद तक ब्रीदिंग पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, इसका जो सबसे अहम और मेन काम होता है, ये आपकी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है, बॉडी की किसी भी टाइप की मूवमेंट, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से होती है। मतलब हम लोग हिलजुल नहीं रहे होते, बिल्कुल सीधे होकर चल रहे होते हैं। वो इसलिए कि ये कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करता है हमारी मूवमेंट के अंदर। अच्छा, यही सेरिबेलम होता है
जो कि मुख्तलिफ किस्म की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करता है जॉइंट्स के हवाले से, जॉइंट्स की पोजीशन के हवाले से। फर्ज करें आप डिफरेंट टाइप की पोजीशन में होते हैं, मिसाल के तौर पे आप खड़े हैं तो आप देखें आपके कौन से जॉइंट की पोजीशन क्या है। जब आप कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के पोस्चर्स आपके होते हैं, यानी उसमें जॉइंट्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। आप लेटे हुए हैं, जॉइंट्स की पोजीशन चेंज हो रही है। आप मिसाल के तौर पे खेल रहे हैं, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोग बॉलिंग करा रहे हैं, तो बॉलिंग कराते हुए जॉइंट्स मुख्तलिफ जॉइंट्स की पोजीशन मुख्तलिफ होती है। बैटिंग करते हुए मुख्तलिफ जॉइंट्स की पोजीशन मुख्तलिफ होती है। शॉट मारते हुए मुख्तलिफ पोजीशन होती है। तो जॉइंट्स की जो एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सेरिब्रम को मिलती है। ठीक है, और यही सेरिब्रम होता है जो मसल्स की लेंथ को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन भी इसी को मिलती है, आपकी विजुअल सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी इसी को मिलती है। लेकिन एक सबसे अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो सेरिबेलम परफॉर्म करता है वो क्या है कि ये मोटर पाथवे है, इनपुट यानी ये इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द मोटर पाथवेज। मतलब के मोटर पाथवे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम से जा रही होती है इफेक्टर ऑर्गन तक, वो मोटर पाथवे के थ्रू जाती है। पहली बात तो ये, ठीक है। और उसका ये इनपुट होता है, इनपुट का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन इससे होकर गुजरती है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपका सेरी, क्योंकि हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं कि आपका सेरिब्रम जो होता है वो सारी इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल कर रहा होता है, सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन इसको वो कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे ही सेरिब्रम किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि मिसाल के तौर पे आपने दौड़ना है, आपने बॉलिंग करानी है, आपने स्पिन बॉलिंग करानी है कि आपने फास्ट बॉलिंग करानी है, आपने बैटिंग करनी है, आपने किसी चेयर पर बैठना है, आपको चेयर से उठना है, आपने लेटना है, लेट के बैठना है, बैठ के उठना, कुछ भी करना होता है, उसमें आपकी जॉइंट्स की जो एक पर्टिकुलर पोजीशन बनानी होती है और मसल्स को शेप देनी होती है। वो इंफॉर्मेशन ये सबसे पहले ये देखता है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन जा रही है, और जैसे इंफॉर्मेशन जाती है ये उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपके जॉइंट्स और मसल्स की पोजीशंस को ढाल देता है, उसके मुताबिक ढाल देता है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आप लोग फर्ज करेंगे कोई आपकी क्लासरूम चेंज हुआ, आपने कोई दूसरी एकेडमी ज्वाइन की, तो आपने वहां देखा वहां पे कुर्सी आपको एक अनकंफर्टेबल टाइप की कुर्सी मिल गई। चेयर सारी एक टाइप की थी। पहले दिन आप बैठते हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, एक दो दिन तक नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चेयर आपको जो है ना वो अनकंफर्ट नहीं करती, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। वो इसलिए कि अब आपके जॉइंट्स ने और मसल्स ने अकॉर्डिंग टू दैट चेयर अपनी शेप को मेंटेन कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही आप चेयर देखते हैं, बैठने लगते हैं, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जाती है, सेरिब्रम से जा रही होती है, तो ये जो सेरिब्रम है उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इनपुट लेता है उसका कि क्या होने वाला है। वो देखता है कि उसी चेयर पे हम बैठने वाले हैं, तो उस चेयर के अकॉर्डिंगली आपके जॉइंट्स की और मसल्स की पोजीशन कर देता है, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी की जो पोस्चर है, जो सिचुएशन है, उस चेयर के मुताबिक हो जाती है और आप सुकून से बैठ जाते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। ठीक है, आप बॉलर्स को देखते हैं कि वो मिसाल के तौर पे जब भी आप भले उनसे एक बॉल करवाएं या 1000 बॉल करवाएं, वो हमेशा एक ही स्टाइल से करवाते हैं, मतलब उनका स्टाइल चेंज नहीं हो रहा होता। वो इसलिए कि जैसे वो बॉलिंग कराने लगते हैं, तो जैसे इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जाती है कि अब ये बॉल फेंकने वाला है, तो ये उनके जॉइंट्स की पोजीशन को, मसल्स की शेप को अकॉर्डिंग टू दैट कर देता है। इसलिए हमेशा वो एक ही स्टाइल से कराते हैं। लेकिन अगर इसी बॉलर को एक स्लो बॉल फेंकनी है, यानी फास्ट नहीं स्लो बॉल फेंकनी, तो अब थोड़ी सी पोजीशनिंग या यूं कह लें लेग ब्रेक करानी है, ऑफ ब्रेक करानी है, कुछ भी कराना है, तो अब जाहिर सी बात है जॉइंट्स की पोजीशन स्लाइटली चेंज होगी, मसल्स की शेप स्लाइटली चेंज करनी पड़ेगी करने के लिए, तो ये उसके अकॉर्डिंगली आपके जॉइंट और मसल्स की शेप को चेंज कर देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हाइंड ब्रेन का ये पार्ट सेरिब्रम हमारे लिए इस हवाले से। तो स्टूडेंट सारे के सारे पार्ट जो है ना आपके ब्रेन के मुकम्मल हो चुके हैं। अब एक छोटा सा पार्ट रहता है ब्रेन स्टेम। अब आखिर में स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं ब्रेन स्टेम को। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ब्रेन स्टेम जो है ब्रेन का कोई अलग से कोई पार्ट नहीं, क्योंकि ब्रेन के सारे पार्ट्स हमने मुकम्मल कर लिए। तो ब्रेन स्टेम क्या है? एक्चुअली ब्रेन स्टेम कॉम्बिनेशन है आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स का। एक ये, मतलब ये जो आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये कलेक्टिवली मिड ब्रेन कहलाता है। ठीक है, सॉरी ब्रेन स्टेम कहलाता है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स, ठीक है, और ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये तीनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। अच्छा, ब्रेन स्टेम को ऐसे सेपरेटली हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए अलग पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में कहा जाता है द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ
ब्रेन, ये ब्रेन स्टेम होता है। आप यूँ समझ लें कि जब सेंट्रलाइज़्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन डेवलप कर रहा था, तो इस नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट के दौरान जो सबसे पहले जो पार्ट्स वो बने थे, वो ये 3 पार्ट्स थे, मिड ब्रेन था, पोन्स था और मेडुला था। बाकी पार्ट्स इसके बाद डेवलप हुए, ठीक है? मेडुला को माइलिनसेफेलॉन का नाम भी दिया गया है आपकी बुक में, ठीक है? और जबकि पोन्स को मेटेनसेफेलॉन का नाम दिया गया है और मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये नाम दिया गया है इसको, ठीक? अच्छा, कोई नया फंक्शन इनका नहीं होता। फंक्शन इनका जो होता है, ये वही होता है कि मतलब ब्रीदिंग रेट में, हार्ट बीट को कंट्रोल करने में और कुछ इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। जबकि इसकी लोकेशन के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लोकेशन इसकी जो होती है, जो ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड और डीप सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होती है। सर्वाइकल कौन सा होता है? सर्वाइकल आपके नेक रीजन को कहते हैं। वो जो नेक रीजन है आपका, वो नेक रीजन स्टार्ट होता है यहां से, ये, ठीक है? ये नेक रीजन ये स्टार्ट है यहाँ से, ये नेक रीजन ये, ठीक है? ये नेक रीजन है और ये डीप सर्वाइकल रीजन है, तो इसके बीच में होता है, ये डीप सर्वाइकल है, ठीक है? ये सारा डीप सर्वाइकल रीजन है और ये नेक रीजन, इसके बीच में ये ब्रेन स्टेम की लोकेशन होती है। अच्छा स्टूडेंट, ये ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया है। ब्रेन के हवाले से कुछ बातें हैं जो आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए, और वो ये कि ब्रेन के पार्ट्स के हवाले से एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब कि आप लोगों ने इनके कीवर्ड्स जो है ना वो याद रखने हैं। यानी आपने इस तरह से याद रखना है कि पहले फोर ब्रेन, और जिस तरीके से मैंने फोर ब्रेन को अलग अलग किया था कि उसमें क्या क्या होता है, कि डाइनसेफ्रॉन टेलेनसेफ्रॉन होता है, तो फिर टेलेनसेफ्रॉन को पहले अलग पढ़ें, डाइनसेफ्रॉन को अलग पढ़ें, क्योंकि डाइनसेफ्रॉन में फिर अलग से 2-3 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है? फिर उसको अलग-अलग पढ़ें और हर एक पार्ट का एक की फंक्शन जो है ना लाज़मी तौर पे याद कर लें। जो कन्फ्यूज़िंग चीज़ आपके लिए हो सकती है वो ये कि जो एक फंक्शन है वो मल्टीपल पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करते हैं। वो इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाए तो बाकी के पार्ट्स उस फंक्शन को अंजाम देते रहें। ठीक है? लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जाएगा या तो ये कि कोई भी ब्रेन का पार्ट बताकर उसका नीचे फंक्शन लिखे होंगे, कोई उसका एक फंक्शन पूछा जाएगा, या फिर कुछ फंक्शंस बता के ये पूछा जाएगा कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट परफॉर्म करता है। तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करेगा नहीं, क्योंकि इसी तरीके से आप इसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा कि तमाम चीज़ों को सेपरेट करके इंडिविजुअली, जैसे हाइंड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके सारे फंक्शन पढ़ लिए, पोन्स इसका फंक्शन पढ़ लिया, सेरिब्रम इसका फंक्शन पढ़ लिया, ये कंप्लीट, फिर उसके बाद बाकी के भी इसी तरीके से। अच्छा स्टूडेंट, इस चैप्टर के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि अब बाकी तो इस चैप्टर में इतनी कोई खास डिस्कशन नहीं की गई है। ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का इसमें टॉपिक नहीं है, लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का एक टॉपिक है। वो लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन।